हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 में भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो और आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मैं इन क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एचपीयू जो है वो किस तरह के जीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं ताकि आपको रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप फ्रेंड्स एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 40 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले भी अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है फर्स्ट में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में यहाँ मिसप्रिंट है। आपको पता होगा एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। तो इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत थे। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। आपको पता होगा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था और स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रधानाध्यक्ष होते हैं और भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी वो आपने नोट डाउन कर लेना है। भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 को 1951 को 1 अप्रैल 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्रारंभ हुई थी। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करते हैं डिटेल में। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो आर्थिक नियोजन हेतु राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए 6 अगस्त 1952 को किया गया। ये आपने याद रखना है। एनडीसी का जो गठन था वो कब किया गया था? वो 6 अगस्त। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। योजना आयोग के सदस्यों के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। नवगठित नीति आयोग में इसकी लगभग सभी विशेषताएं शामिल होती हैं, अतः इसके भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है, ये भी आपने याद रखना है। प्रधानमंत्री जो होता है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा कि 91 अमेंडेड जो हुआ था, 91 संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संख्या का 15% या 12% होगी।
मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ये आपने याद रखना है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो आपकी लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। NCERT जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? तो DRDO का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। DRDO की जो फुल फॉर्म है वो आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ये अभी हमने डिस्कस किया ऊपर ही 92 क्वेश्चन में, 93 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट कौन होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। तो ये आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? तो नीति आयोग आपको पता होगा, इसने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का स्थान ले लिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नीति आयोग ने किसका स्थान ले लिया है? योजना आयोग का स्थान ले लिया है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, नीति आयोग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को, ये आपने याद रखना है। नीति आयोग जो फॉर्म्ड हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था, जिसे नीति आयोग कहा गया, अस्तित्व में आई थी। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की जो रचना होती है इसके बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ये आपने याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी आपको पता होगा। और उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह नीति आयोग जब बना था तब उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो अरविंद पनगड़िया थे। ये आपने याद रखना है। अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जो थे वो आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के डैश के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 338 जो है संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये पहले जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था तब जो तो 31 प्रेजेंट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या जो थी 2022 में वो 31 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट 2023 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 34 होगा। ये आपने याद रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 34 है, चीफ जस्टिस को भी मिला के। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस? तो प्रेसिडेंट ऑफिस जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो आधिकारिक कार्यकाल है वो कितना है? आपको पता होगा 5 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो अधिकारिक कार्यकाल है वो आपका कार्यालय का जो अधिकारिक कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। आपको पता होगा अभी प्रेजेंट में कौन है भारत के राष्ट्रपति, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, ये आपने याद रखना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ जो हैं वो प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपने याद रखना है। और प्रधानमंत्री आपको पता होगा श्री नरेंद्र मोदी हैं। उसी तरह आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक बात आपने ये और याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदल कर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। अब आपको पता होगा अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये आपने याद रखना है, वो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। तो ये आपने याद रखना है। तो ऑफिशियल टर्म जो है प्रेसिडेंट ऑफिस की वो कितनी है, वो 5 वर्ष है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिस्टर TS ठाकुर इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो श्री TS ठाकुर जो थे वो भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपको पता होगा ये 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। अभी प्रेजेंट में जो है, अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी प्रेजेंट में DY चंद्रचूड़ जो है, DY चंद्रचूड़ जो है वो अब प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कितनेवें हैं, वो 50वें हैं, ये आपने याद रखना है। और ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में, तब TS ठाकुर जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, वो 43वें थे। अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी आपने याद रखना है DY चंद्रचूड़ जो है वो प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कितनेवें हैं, वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राज्य के राज्यपाल जो है द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा राज्यपाल जो है वो राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, आपको पता होगा। लेकिन राज्यपाल लोक सेवा के सदस्यों को हटा नहीं सकता है, ये आपने याद रखना है। आयोग के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यह आर्टिकल 317 में बोला गया है। तो अपॉइंट जो है वो नियुक्ति जो है वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है, लेकिन वो हटा नहीं सकता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। विटो शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड विटो। तो विटो का आपको पता होगा मना करे जो फॉरवर्ड जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने सुना होगा, कभी न्यूज़ में सुना होगा कि जैसे किसी देश ने, जैसे मान लो भारत ने किसी आतंकवादी को ग्रे लिस्ट में डाल रहा है, लेकिन क्या करते हैं, जैसे कोई कंट्री है जैसे चाइना है, वो हर बार मान लो वो मसूद अजहर जो है आतंकी हमला जो है पठानकोट हमले का जो मास्टर माइंड है, आपको पता होगा कुछ वर्ष पहले 2 जनवरी को आई थिंक 2017 को पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था। उसका जो मास्टरमाइंड था मसूद अजहर, उसको भारत ने UN में ग्रे लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन जो है वो चाइना जो है हर बार वो बिट्टो का उपयोग करता है, यूज़ करता है। तो बिट्टो का मतलब जो होता है वो मना करे होते हैं, फॉरवर्ड होता है। तो बिट्टो पावर का इस्तेमाल किया था चाइना ने, जिस कारण मसूद अजहर को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल पाया भारत, ये भी आपने याद रखना है। तो बिट्टो जो शब्द का जो अर्थ होता है वो मना करे होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV। तो PSLV का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम द पोस्ट। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। तो आपको पता होगा राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर
107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी हमने बात की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल जो है वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है वो नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो लोक सेवा के सदस्यों को हटा नहीं सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, हाई कोर्ट के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने से राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। आर्टिकल 317 में ये बोला गया है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्टिकल 332 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू, तो संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 330 से 342 जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व से, रिजर्वेशन ऑफ और एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 330 से 342 जो है वो संबंधित किससे है? वो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व से है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे आपको पता होगा अनुच्छेद 331 जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वे समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उसी तरह अनुच्छेद 332 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो है वो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 जो है वो संबंधित किससे है? वो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ द 11th 5-year प्लान वाज, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास जो है इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास था। अब बात करते हैं पहली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो उसका आपको पता होगा ये योजना जो थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। उसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी पता इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। उसी तरह तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को लक्षित किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई, आपने याद रखना है। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा व रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें उद्देश्य जो था वो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास था इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक इसका वो था आपका पता होगा समय था। इस 12वीं योजना जो थी वो में राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में इससे मंजूरी मिली थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ था वो 1 अप्रैल 2012 से हो गया था। अब आपने याद रखना है भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब प्रारंभ हुई थी? वो 1 अप्रैल 1951 1 अप्रैल 1951 को पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीयू एड एंट्रांस 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जो आंसर बताए वो थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किए और ये ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर थे इनके। जो भी आंसर थे वो मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड के रिलेटेड 40+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई सजेशंस वगैरह आप देना चाहते हो, अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर भी गलत बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सजेशन देनी है, कोई भी सजेशन इसके जैसे भी एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड कोई भी सजेशन देनी है तो जैसे तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।